चलिए दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे द्वारा जो आज से 1 अप्रैल से साइंस की क्लास स्टार्ट होने वाली थी वो हो चुकी है और फर्स्ट क्लास के बाद हमारा ये सेकंड क्लास है। और आज हम लोग जीव विज्ञान से शुरू करने वाले हैं। जीव विज्ञान में देखिए मोस्टली 18 टॉपिक है और इसे पढ़ने में हमको लगभग 15 से 18 या 20 दिन लग सकते हैं मैक्सिमम, अगर आराम से पढ़े तो। ठीक है, 15 दिन में ये खत्म हो जाना चाहिए, है ना, जहाँ तक मेरा अनुमान है। और आज हम लोग थोड़ा सा सिलेबस देख लेते हैं कि हमारे सिलेबस में क्या है। पढ़ने से पहले हमको जानना पड़ेगा कि हमारे सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है ना, साइंस में। ठीक, हाँ? तो देखिए जीव विज्ञान का सिलेबस है और इसमें हमारा पहला टॉपिक दिया हुआ है, ये आयोग का सिलेबस है। इसमें परिवहन पहला है आपका, परिवहन परिवहन में हम पढ़ना है पौधों में जल एवं खनिज लवण का परिवहन पहला। दूसरा है जंतुओं में परिवहन। देखिए परिवहन दो में होता है, जंतुओं में, है ना, और पशु पक्षियों में। हमको सिर्फ जंतुओं में, खास करके किसके संदर्भ में, मानव के संदर्भ में पढ़ना है। तो हमारे जो सिलेबस में हम उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। परिवहन दोनों में है लेकिन हमको पढ़ना है केवल मानव के संदर्भ में। रुधिर की संरचना एवं कार्य, हृदय की संरचना एवं कार्यविधि। अब यहाँ से एक बड़ा क्वेश्चन आता है, रुधिर और हृदय से जब भी आएगा 8 और 15 में आएगा, या फिर 4, 8, 15 यहाँ से आया हुआ है। रुधिर हृदय जब भी आएगा या 15 में आएगा। यहाँ से जब भी आया हुआ है 2, 4, 8 में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण में ऑप्शन दिया हुआ है परिभाषा, प्रक्रिया के प्रमुख पद और प्रकाश की अभिक्रिया और अंधकार अभिक्रिया, इसी बोलते हैं अप्रकाश की अभिक्रिया। यहाँ से भी अंतर में क्वेश्चन आए हुए हैं, 2 या 4 नंबर क्वेश्चन आए हुए हैं। नेक्स्ट है टॉपिक हमारा श्वसन। श्वसन में दिया है परिभाषा, श्वासन और श्वासोच्छ्वास और श्वसन के प्रकार। ठीक है, इसके अलावा दिया हुआ है ऑक्सी श्वसन और अनाक्सी श्वसन। इन सब से भी 4 या 8 नंबर के मार्क्स से क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस एग्जाम में। नेक्स्ट देखते हैं मनुष्य का श्वसन तंत्र। यहाँ से जब भी क्वेश्चन आएगा या तो 8 में आएगा या 15 में आएगा। ठीक है, क्योंकि ये मनुष्य का श्वसन तंत्र आ चुका है ना, बड़े क्वेश्चन में आए हुए हैं, तो जब भी आएगा ये बड़े क्वेश्चन में आएगा। नेक्स्ट है मनुष्य का पाचन तंत्र एवं पाचन की प्रक्रिया। ठीक है, ये भी बहुत सालों से नहीं आया हुआ है, तो यहाँ से भी छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं। पाचन तंत्र के अलग अलग प्रकारों से क्वेश्चन पूछता है या फिर परिभाषा पूछ देता है, तो यहाँ से भी बड़े क्वेश्चन बनते हैं और 4, 8 नंबर क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट है नियंत्रण समन्वय। ये एक बड़ा चैप्टर है, इसमें मस्तिष्क लास्ट 2022 या PSC 21 में पूछ चुका है। मस्तिष्क की संरचना एवं कार्य, मस्तिष्क का तंत्रिका तंत्र और मेरुरज्जु की संरचना एवं कार्य। ये भी जब भी आएगा मेरुरज्जु 4 या 8 में आएगा। ठीक है, तो ये एक बड़ा क्वेश्चन है जहाँ से 8, 15, है ना, 4 नंबर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है पौधों एवं जंतुओं में समन्वय। ठीक है, नेक्स्ट है पादप हार्मोन। पादप हार्मोन से छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, जैसे एक बार बड़ा क्वेश्चन पूछ दिया सबको मिला करके, ये भी 15 नंबर में आ चुका है एक बार। नेक्स्ट है अंतःस्रावी ग्रंथियां, हार्मोन एवं कार्य। ठीक है, हार्मोन्स क्या होते हैं और उसके कार्य क्या है। प्रजनन एवं वृद्धि, यहाँ से ना छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, 2, 4, 8 नंबर के। नेक्स्ट है प्रजनन के प्रकार, यहाँ से अलैंगिक प्रजनन पढ़ना है हमको, विखंडन, मुकुलन, पुनरुद्भवन, कृत्रिम वर्धी प्रजनन, स्तरीकरण, ग्राफ्टिंग और कलम लगाना। एक बार यहाँ से एक बड़ा क्वेश्चन आया हुआ है 15 नंबर का। ठीक है, बाकी छोटे छोटे क्वेश्चन पूछता है, मुकुलन क्या है, ठीक है, फिर वर्धी प्रजनन क्या है। वर्धी प्रजनन के ही अपने आप में 5 टाइप्स है ना, तो अलग अलग प्रकार है इन सब के। इन सबसे एक बड़ा क्वेश्चन बनता है या फिर छोटे क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट है अनिषेक जनन, अनिषेक प्रजनन। नेक्स्ट है उसके बाद पौधों में लैंगिक प्रजनन। ठीक है, और पुष्प की संरचना और प्रजनन प्रक्रिया। लास्ट ही एक PSC में पूछा हुआ है, पुष्प की संरचना और प्रक्रिया, परागण और निषेचन। इसमें भी छोटे क्वेश्चन बनते हैं तोड़ तोड़ के, जैसे कि परागण क्या है, स्वपरागण, पर परागण, ऐसा क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट है मानव प्रजनन तंत्र और प्रजनन प्रक्रिया, इसको हम लोग स्किप कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आज तक कोई क्वेश्चन नहीं आया है। ठीक, अभी तक में क्वेश्चन नहीं आया है, तो मानव प्रजनन और प्रजनन प्रक्रिया इसको ना पढ़े तो भी चलेगा, है ना, यहाँ से क्वेश्चन अभी तक नहीं आए हुए हैं। अनुवांशिकी एवं विकास। ठीक है, अनुवांशिकी एवं भिन्नताएं हमारे में है, इसको पढ़ना है। नेक्स्ट है अनुवांशिकता का मूलधारी, यहाँ से बड़े क्वेश्चन बनते हैं, गुणसूत्र और DNA। ठीक, प्रोबेबिलिटी चांस होती है यहाँ से बड़े क्वेश्चन आने का 8 या 15 नंबर में, 8 या 15 में छोटे क्वेश्चन में आएगा, तोड़ के आएगा। ठीक है, गुणसूत्र क्या है, उसके प्रकार बताइए, है ना। तो ये हमारा आज का सिलेबस है, जो साइंस का सिलेबस है। इंग्लिश माध्यम वालों के लिए मैंने भी एक रखा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक, ये आपको PDF प्रोवाइड कर दिया जाएगा क्लास के बाद। तो चलिए क्लास शुरुआत करते हैं। आज जो हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट, यानी कि आज हमारा जो टॉपिक होगा
वो हम लोग पढ़ने वाले हैं परिवहन। और परिवहन में मुख्यतः आज हम लोग पढ़ेंगे पौधों में परिवहन, जल एवं खनिज लवण परिवहन और जंतु एवं परिवहन। ठीक है, रुधिर और हृदय एक साथ पढ़ेंगे। तो ये बड़ा चैप्टर है, इसको पढ़ने के लिए भी हमको क्या करना पड़ेगा, एक टाइम देना पड़ेगा। तो इसमें एक अलग क्लास होगा और ये दोनों का आज एक क्लास लेंगे हम लोग। और आज हम लोग शुरुआत करने हैं परिवहन से, पहला क्लास है। देखिए, ठीक, आज का हमारा जो टॉपिक है परिवहन से है। परिवहन को ट्रांसपोर्टेशन भी बोलते हैं। परिवहन, परिवहन होता क्या है, ठीक है। तो पौधे अपना परिवहन का मतलब क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह पर स्थानांतरण। ठीक है, तो परिवहन दो तरीके से होता है, एक हम लोग पढ़े हम लोग पौधों में और एक होता है जंतुओं में। और हमारे सिलेबस में क्या लिखा हुआ है, जंतुओं में मुख्यतः कहाँ लिखा हुआ है, मानव में, है ना। ठीक है, मुख्यतः हमको करना है मानव में। ठीक है, पौधों में क्या होता है, पौधों में दो तरीके से होता है परिवहन। एक तो होता है जल के माध्यम से और दूसरा होता है खनिज लवण के माध्यम से। ठीक है, व्यापम के एग्जाम होते हैं, डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन पूछता है जल में किसके माध्यम से होता है, खनिज लवण के माध्यम से होता है। तो अभी हम लोग पढ़ने वाले मेंस। ठीक है, तो हम लोग फैक्चुअल ना करके सब्जेक्टिव नॉलेज अध्ययन करेंगे। पौधों में प्राथमिक भोजन जो होता है, ग्रहण कैसे होता है, गैस और द्रव के रूप में। ठीक है, गैस क्या होता है, विनिमय के माध्यम से, जबकि द्रव में क्या होता है, जल का अवशोषण किया जाता है। और इसके द्वारा जो विकसित संवहन तंत्र होता है, ठीक है, इसी के द्वारा क्या कहते हैं हम लोग, परिवहन तंत्र। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं पौधों में जल और खनिज लवण का परिवहन कैसे हो रहा है। तो पौधों में जल का परिवहन होता है जाइलम उत्तक के द्वारा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और खनिज लवण का परिवहन होता है फ्लोएम उत्तक के द्वारा। ठीक, जंतुओं में परिवहन मुख्यतः मानव में होता है और मानव का ही हमको क्या करना है, अध्ययन करना है। तो पौधों में परिवहन को हम लोग देखते हैं, पौधे अपना प्राथमिक भोजन कैसे करते हैं, गैस और द्रव के रूप में, ठीक है, प्राप्त करते हैं। पौधों में जल के अवशोषण, जल का क्या होगा, अवशोषण होगा, जल का अवशोषण मतलब एब्जॉर्प्शन होगा। एवं गैसों में विनिमय के माध्यम से विकसित संवहन तंत्र होता है। जल का अवशोषण और गैसों में विनिमय का विकसित संवहन तंत्र होता है, इसे ही क्या बोलते हैं हम लोग, परिवहन तंत्र। ठीक है, तो ये आप इससे आप लिख सकते हो। ठीक है, इसके बाद जल एवं खनिज लवण का परिवहन, मैंने बताया कि जल एवं खनिज लवण का परिवहन कैसे होता है, जल का जाइलम के माध्यम से और खनिज लवण का फ्लोएम के माध्यम से। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे जल एवं खनिज लवण का परिवहन। ठीक है, ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको नोट्स हम लोग ऑनलाइन वालों के लिए जो भी हैं, आपको हमारा नोट्स जो है आपका टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप जो बनेगा उसमें हम लोग प्रोवाइड करेंगे। तो आप लोग को समझना है यहाँ पे। और अगर इसमें 10वीं की बुक है तो आप 10वीं की बुक फॉलो कर सकते हैं। 10वीं की बुक में आपका सारा चीज़ दिया हुआ है और वहाँ पे आपको जो एक्स्ट्रा टॉपिक्स है जो आपके सिलेबस में नहीं है, उसका टॉपिक का शॉर्ट नोट्स या जो भी नोट्स होगा हम लोग आपको प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं जल एवं खनिज लवण का परिवहन। ठीक है, यहाँ पे आ गया। तो जल एवं खनिज लवण परिवहन किस रूप में होता है, आयन के रूप में। जल एवं खनिज परिवहन किस रूप में होता है, आयन के रूप में। जल एवं खनिज परिवहन किस उत्तक के द्वारा होता है, जाइलम उत्तक के द्वारा। अभी हम लोग पढ़े थे जल एवं खनिज परिवहन जाइलम उत्तक के द्वारा। इसमें क्या होता है, वाहिकाएं एवं वाहिनिकाएं आपस में जुड़ करके, आपस में क्या होती है, जुड़ जाती है। अच्छा, इंग्लिश माध्यम के लिए थोड़ा सा चेष्टा कर रहा हूँ बताने का। वेसल्स होता है, वेसल्स और वेसल एवं वेसल्स, वेसल एवं वेसल्स बोलते हैं, वाहिकाएं एवं वाहिनिकाएं। तो जल एवं खनिज लवण परिवहन जाइलम उत्तक के द्वारा होता है और जाइलम की वाहिकाएं एवं वाहिनिकाएं आपस में जुड़कर खनिज लवण का क्या करती हैं, परिवहन करती हैं। ठीक है, खनिज लवण का परिवहन कौन करता है, जाइलम उत्तक के द्वारा। कैसे होता है, वाहिकाएं एवं वाहिनिकाएं, इंग्लिश में बोलते हैं वेसल एंड वेसल्स, आपस में जुड़ करके क्या करती हैं, जल एवं खनिज लवण का परिवहन करती हैं। जड़ों की कोशिकाएं जो होती हैं, मूल रोम जिसको बोलते हैं जड़, मृदा में संपर्क में होते हैं और मृदा से क्या करता है, ये संपर्क होने के बाद कोशिका और खनिज लवण को आयन के रूप में, मैंने बताया था अभी, कोशिका और खनिज लवण को, कोशिका और खनिज लवण को, कोशिका एवं खनिज लवण किस रूप में करेंगे, आयन के रूप में, है ना। तो अवशोषण किसका होता है, जल एवं खनिज लवण का। मूल रोम मृदा के संपर्क में होते हैं और कोशिका और खनिज लवण के आयन के रूप में क्या करते हैं, उन लोग ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं भोजन तथा अन्य पदार्थों का परिवहन।
अभी हम लोग क्या देखें, जल एवं खनिज लवण का परिवहन किस रूप में होगा, आयन के रूप में। इससे आपको समझ के एग्जाम में आपको खुद के फॉर्म में आप लिख सकते हो कि जल एवं खनिज लवण का परिवहन जाइलम ऊतक के द्वारा होता है। इसमें जो होती है वाहिकाएं एवं वाहिनिकाएं आपस में जुड़ करके क्या करती हैं, जल एवं खनिज लवण का संवहन करती हैं। जड़ों की कोशिकाएं जो होती हैं मूल रोम किसके संपर्क में होंगी, मृदा के संपर्क में होंगी, मृदा के संपर्क में होती हैं। और कोशिका और खनिज लवण का परिवहन किस रूप में होता है, आयन के रूप में, प्लस और माइनस, है ना। आयन क्या होता है, प्लस माइनस, नेगेटिव प्लस, ठीक है। भोजन तथा अन्य पदार्थों का परिवहन किस फॉर्म में होगा, फ्लोएम के द्वारा। इसके द्वारा जो होती है यहाँ पे देखिए वाहिकाएं और वाहिनिकाएं होती हैं, और यहाँ पे क्या होता है, चालनी नालिका। अगर अंतर पूछे तो आप अंतर ही बना सकते हो। जल एवं खनिजों का परिवहन किस रूप में होता है, 2 नंबर में आया तो जाइलम ऊतक द्वारा। इसमें किस द्वारा होगा, फ्लोएम ऊतक के द्वारा। यहाँ पे क्या होंगी, वाहिकाएं एवं वाहिनिकाएं होंगी, यहाँ पे होती है चालनी नालिकाएं, ठीक है। चालनी नालिकाओं के द्वारा भोजन तथा अन्य पदार्थों का परिवहन होता है, और इसमें जो परिवहन होता है दोनों दिशा में होता है, ठीक है, ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर, ठीक है। भोजन और अन्य पदार्थों का परिवहन, ठीक। तो भोजन और अन्य पदार्थों का परिवहन किस रूप में होगा, फ्लोएम के द्वारा। किसके द्वारा होगा, चालनी नालिकाओं के द्वारा। तो भोजन तथा अन्य पदार्थों का परिवहन फ्लोएम द्वारा होता है, और फ्लोएम की चालनी नालिकाएं के द्वारा प्रकाश संश्लेषी उत्पाद। चालनी नालिकाओं में क्या होंगी, प्रकाश संश्लेषी उत्पाद, प्रकाश संश्लेषी उत्पाद। अब प्रकाश संश्लेषी उत्पाद क्या क्या हो सकते हैं, प्रकाश संश्लेषी उत्पाद जैसे होते हैं जड़, फल, वृद्धि करने वाले अंग की ओर, ठीक है। प्रकाश संश्लेषी उत्पाद में क्या आएंगे, जड़ हो सकता है, फल हो सकता है, वृद्धि करने वाले अंग हो सकते हैं, ठीक है। तो प्रकाश संश्लेषी उत्पाद का परिवहन जड़, फल और वृद्धि करने वाले अंग की ओर होता है। फ्लोएम द्वारा परिवहन बताया मैंने, दोनों दिशाओं में होता है, ठीक है। तो इसको लिखेंगे, अगर भोजन तथा अन्य पदार्थ परिवहन कैसे होता है, तो फ्लोएम द्वारा होता है, चालनी नालिकाओं के द्वारा होता है, दोनों दिशाओं में होता है। और प्रकाश संश्लेषी उत्पाद, तो चालनी नालिकाओं द्वारा किसका परिवहन होगा, प्रकाश संश्लेषी उत्पाद, जैसे कि उसमें क्या आ जाएंगे, जड़ आ जाएंगे, फल आ जाएंगे, और वृद्धि करने वाले अंगों की ओर, ठीक है। तो प्रकाश संश्लेषी उत्पाद का परिवहन जड़, फल और वृद्धि करने वाले अंगों की ओर होता है, ठीक है। और फ्लोएम द्वारा परिवहन दोनों दिशा में होता है, दोनों दिशा मतलब ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर, ठीक है। यहाँ पे एक समझ में आया कि नहीं आया, अभी हम लोग देखते हैं क्या पढ़े थे, जल एवं खनिज लवण परिवहन किस द्वारा होगा, मोटा मोटी चीजें याद रखनी है, एग्जाम में लिखना है खुद से, ठीक है। तो जल एवं खनिज लवण परिवहन किस रूप में होगा, जाइलम ऊतक के रूप में, ठीक है। कौन करेगा, वाहिकाएं या वाहिनिकाएं, क्वेश्चन करना है, ठीक है। परिवहन किस रूप में होता है, जाइलम के द्वारा। करेगा कौन, वाहिकाएं वाहिनिकाएं आपस में जुड़कर क्या करती हैं, जल एवं खनिज लवण का परिवहन करती है। किस रूप में करेंगी, आयन के रूप में, ठीक है। किसका परिवहन करेंगे, कोशिका एवं खनिज लवण का, ठीक है। नेक्स्ट है भोजन तथा अन्य पदार्थ परिवहन किस रूप में होगा, फ्लोएम के द्वारा। कौन करेगा, चालनी नालिका। भाई किसका होगा, प्रकाश संश्लेषी उत्पाद का। किस रूप में होगा, मतलब प्रकाश संश्लेषी उत्पाद का परिवहन कैसे होगा, जड़, फल और वृद्धि करने वाले अंगों की ओर होता है। अब हाँ, जड़, फल और वृद्धि करने वाले अंगों की ओर होगा, ठीक है। अब ये कैसे होगा, तो ऊपर नीचे, नीचे से ऊपर, यानी कि दोनों दिशा में होता है, ठीक है। अब इसको मिला के आपको लिखना है। ये सारी चीजें आपके 10वीं के बुक में दी हुई हैं, मैंने इसको बस सरल करने का प्रयास किया है, ठीक है। इस तरीके से चार्ट डायग्राम में आपको क्या करना है, याद रखना है। इससे क्या होगा, आपका अंतर भी आएगा ना, तो आप बना सकते हो। 2 नंबर में आएगा तो क्या लिखना है, 4 पॉइंट। पहला, जल एवं खनिज लवण परिवहन, पहला लिखना है जाइलम ऊतक द्वारा, ठीक है। वाहिकाएं वाहिनिकाएं इसमें आपस में जुड़ के बनाती है, या फिर लिख सकते हो इसमें वाहिकाएं वाहिनिकाएं के द्वारा होती है परिवहन, ठीक है। इसमें क्या होता है, आयन के रूप में क्या होता है, परिवहन होता है। किसका होता है, कोशिका और खनिज लवण परिवहन होता है। इधर आप लिखोगे फ्लोएम के द्वारा होता है, ठीक है। किसके द्वारा होता है, चालनी नालिकाओं के द्वारा है। किसका होगा, प्रकाश संश्लेषी उत्पाद का परिवहन होगा। किस रूप में होगा, जड़, फल और वृद्धि करने वाले अंगों की ओर होगा। इसको नहीं लिखो तो भी चलेगा, ठीक है। लिख देंगे इसमें परिवहन दोनों दिशा में होता है, ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर। आपका अंतर भी बन गया और चोरी भी हो गया, ठीक है। 2 नंबर और 4 नंबर में, ठीक है। नेक्स्ट आता है विसरण और परासरण। ये एग्जाम में आया हुआ है और पूछता है विसरण क्या है, परासरण क्या है, ठीक है। देखिए, विसरण और एक है परासरण। विसरण और परासरण, विसरण होता है अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर। अणु जो होते हैं, जल के अणु या अणु ले लो, अणु जो होते हैं अधिक सांद्रता से
सांद्रता मतलब कॉन्सेंट्रेशन, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर। दो नंबर में आएगा, ठीक है। विसरण क्या है, परासरण क्या है? विसरण क्या होता है? जब अणु अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर होता है उसे बोलते हैं विसरण। और जब कम सांद्रता वाले जल, कम सांद्रता वाले विलयन जल के अणु का विवरण, इसमें जस्ट उल्टा है। इसमें अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर, यहाँ पे कम सांद्रता, मोटा मोटी याद रखना है, परिभाषा लिखने बताएंगे। कम सांद्रता वाले अणुओं का विलयन अधिक सांद्रता वाले की ओर होता है, अधिक सांद्रता की ओर। दो नंबर में आएगा, तो इससे ज्यादा लंबा लिखने की जरूरत नहीं है। आप लिख सकते हो विसरण क्या है? जब अणु अधिक सांद्रता वाले विलयन से कम सांद्रता के विलयन की ओर होता है इसे बोलते हैं विसरण। और जब कम सांद्रता वाले विलयन अधिक सांद्रता की ओर होता है उसे बोलते हैं परासरण, ठीक है। तो विसरण में अणु अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर विसरित होते हैं, कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर क्या होंगे? विसरित होंगे, इसे बोलते हैं परासरण। और अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर विसरित होंगे उसे क्या बोलेंगे? विसरण। इसका लंबा चौड़ा परिभाषा आपके बुक में दिया हुआ है, जैसे लिखा है कम सांद्रता वाले विलयन का जल के अणुओं का अभिगमन अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा। अब इसमें समझ सकते हो कि इसमें किस तरीके से होता है? अर्ध पारगम्य झिल्ली। विसरण किस फॉर्म में होगा? अर्ध पारगम्य झिल्ली। अब देखो कैसे बनाना है। कम सांद्रता वाले विलयन का अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर विसरण अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा होता है, इसे ही क्या बोलते हैं? परासरण, ठीक है। तो कम सांद्रता वाले विलयन का जल के अणुओं का अभिगमन अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा अधिक सांद्रता वाले विलयन को होता है, इसे ही बोलते हैं परासरण, ठीक है। सेम उसी में लिख देना है, कम सांद्रता वाले विलयन का अणु अधिक सांद्रता वाले विलयन का कम सांद्रता वाले विलयन की ओर अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा होता है, उसे क्या बोलते हैं? विसरण, ठीक है। तो मोटा मोटी याद रखना है, अगर एग्जाम में इसको नहीं भी लिखोगे तो भी चल जाएगा, दो नंबर ज्यादा जगह नहीं रहता वहां पे, क्योंकि आपको ये भी लिखना है कि जल के अणुओं का अभिगमन अधिक सांद्रता वाले विलयन से कम सांद्रता वाले विलयन की ओर होता है, उसे क्या बोलते हैं? विसरण, ठीक है। अधिक से कम की ओर विसरण और कम से अधिक की ओर होता है उसे क्या बोलते हैं? परासरण, ठीक है। तो ये दो नंबर में आता है, विसरण और परासरण। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग परिवहन विधियां, ठीक है। परिवहन विधियां, परिवहन विधि में मुख्यतः दो विधि है, एक है आपका वाष्पोत्सर्जन और दूसरा है स्थानांतरण, ठीक है। मेनली दो चीजें पढ़नी है हम लोग को परिवहन विधियों में। वाष्पोत्सर्जन क्या होता है? वाष्पोत्सर्जन क्या है? एक जैवीय क्रिया है, जैविक क्रिया है जो पौधे के वायवीय भाग द्वारा होता है। इसमें क्या होता है? जल जो होता है वाष्प के रूप में बाहर निकल जाता है, ठीक है। यह क्रिया मुख्यतः स्टोमेटा, पत्तियों में छोटे छोटे रंध्र पाए जाते हैं, इसे क्या बोलते हैं? स्टोमेटा, ठीक है। तो वाष्पोत्सर्जन क्या है? यह एक ऐसी जैविक क्रिया है जिसमें पौधे के वायवीय भाग द्वारा जल वाष्प के रूप में बाहर निकलता है, इसे कहते हैं वाष्पोत्सर्जन। दो नंबर में आएगा। वाष्पोत्सर्जन क्या है? 2 मार्क्स में, ठीक है। तो क्या लिखेंगे? यह एक ऐसी जैविक क्रिया है जिसमें पौधे के वायवीय भाग द्वारा जल का वाष्प के रूप में बाहर निकल जाना ही क्या कहलाता है? वाष्पोत्सर्जन। एक ऐसी जैविक क्रिया है जिसमें पौधे के वायवीय भाग द्वारा जल का वाष्प के रूप में क्या निकल जाना? बाहर निकल जाना क्या कहलाता है? वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। अब क्वेश्चन बनता है कि वाष्पोत्सर्जन कैसे होता है, ये क्रिया कैसी होती है? तो क्रिया कैसे होगा? स्टोमेटा द्वारा। पत्तियों में छोटे छोटे रंध्र पाए जाएंगे, छिद्र पाए जाएंगे, इसे क्या कहते हैं हम लोग? स्टोमेटा। और स्टोमेटा के द्वारा ही क्या हो जाता है? वाष्पोत्सर्जन क्रिया होती है, ठीक है। अब क्रिया कैसी होती है? स्टोमेटा के द्वारा, ठीक है। 2 नंबर में बन जाएगा। क्या है ये? एक ऐसी जैविक क्रिया है जिसमें पौधे के वायवीय भाग द्वारा जल वाष्प के रूप में क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा, इसे क्या बोलते हैं? वाष्पोत्सर्जन, वेपोराइजेशन, ठीक है। और ये क्रिया कैसे होगी? स्टोमेटा द्वारा। स्टोमेटा क्या है? पत्तियों में छोटे छोटे रंध्र या छिद्र पाए जाते हैं, इसे ही क्या कहते हैं हम लोग? स्टोमेटा कहते हैं, ठीक है। छोटे छोटे आते हैं 2 नंबर में। नेक्स्ट है, इसी के अंदर आता है एक प्रक्रिया रसारोहण, ठीक है। रसारोहण क्या है? देखिए रसारोहण क्या है? जड़ की जाइलम वाहिनिका है, ठीक है। जड़ में क्या है? जाइलम वाहिनिका द्वारा अवशोषित जल, अभी हम लोग पढ़े थे पीछे, जल को क्या कहते हैं? अवशोषित जल एवं खनिज लवण का अवशोषण होता है। तो जल एवं खनिज लवण का अवशोषण गुरुत्वाकर्षण के विपरीत पौधे के विभिन्न भागों में होता है। देखो गुरुत्वाकर्षण कैसे काम करता है? ऊपर से नीचे, लेकिन खनिज लवण कैसे जा रहा है? नीचे जड़ रोम मूल रोम मृदा में होता है,
अब एक ऐसा हो रहा है ऊपर जा रहा है, गुरुत्वाकर्षण के विपरीत, नीचे से ऊपर की ओर। तो गुरुत्वाकर्षण के विपरीत पौधे के विभिन्न भागों में, यानी कि ऊपर टॉप तक पहुंचता है, उसे खनिज और लवण ऊंचाई तक पहुंचने की प्रक्रिया को ही क्या बोलते हैं? रसारोहण। ठीक है, अब देखो जड़ में क्या होता है? जाइलम वाहिनिका। जाइलम वाहिनिका क्या करती है? अवशोषित जल एवं खनिज लवण का परिवहन कैसे करेंगी? गुरुत्वाकर्षण के विपरीत, ठीक है, नीचे से ऊपर की ओर पौधे के विभिन्न भागों तक, ऊंचाई तक, टॉप तक पहुंचने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है? रसारोहण बनेगा। जड़ में क्या पाई जाएगी? जाइलम वाहिनिका। जाइलम वाहिनिका करेगी अवशोषित जल एवं खनिज लवण का परिवहन। कैसे करेगा? गुरुत्वाकर्षण के विपरीत। कहां तक करेगा? पौधे के ऊंचाई तक, टॉप तक करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? रसारोहण। इसको दिया कौन था? डिक्सन एंड जॉली। 2 नंबर में आएगा, इसका नाम डाल देना, 2 में 2 मिलेगा। डिक्सन एंड जॉली ने सन 1894 में ये प्रक्रिया बताई थी। ठीक है, रसारोहण। ठीक है, रसारोहण क्या है? अलग से 2 नंबर में आएगा। ठीक, तो रसारोहण कैसे होगा? जड़ की जाइलम वाहिनिका है, ठीक है, क्या करेंगी? अवशोषित, नीचे का होगा, अवशोषित जल और खनिजों का अवशोषण करेगा। और कैसे करेगा? गुरुत्वाकर्षण के विपरीत। कहां लेके जाएगा? पौधे के टॉप तक, ऊपर तक, है ना, ऊंचाई तक पहुंचने। गुरुत्वाकर्षण के विपरीत पौधे के विभिन्न भागों में ऊंचाई तक पहुंचने की प्रक्रिया कहलाएगी रसारोहण। कौन दिया था? डिक्सन और जॉली। कब दिया था? 1894 में। ठीक है, देखो नेक्स्ट है हम लोग इस वहां पढ़े वाष्पोत्सर्जन पढ़े, दूसरा स्थानांतरण। स्थानांतरण कैसे होगा? अभी हम लोग पढ़े थे जाइलम, और स्थानांतरण कैसे होता है? फ्लोएम द्वारा। स्थानांतरण होता है फ्लोएम द्वारा। ठीक, कैसे होता है? एटीपी ऊर्जा के रूप में। ठीक है, और हम लोग पढ़ेंगे एटीपी ऊर्जा क्या होता है आगे। ठीक है, सुक्रोज, अब फ्लोएम वाष्प स्थानांतरण किसका होता है? सुक्रोज जैसे पदार्थों का स्थानांतरण होता है। ठीक है, मोटा मोटा याद रखना है कि स्थानांतरण फ्लोएम द्वारा होता है, एटीपी ऊर्जा के रूप में होता है, और किसका होता है? किसका होता है? तो सुक्रोज जैसे पदार्थों का होता है। ठीक है, सुक्रोज जैसे पदार्थों का क्या होता है? स्थानांतरण होता है। ठीक है, तो स्थानांतरण देखेंगे। फ्लोएम द्वारा स्थानांतरण एटीपी ऊर्जा के रूप में, एटीपी ऊर्जा के उपयोग द्वारा होता है। सुक्रोज जैसे विलेय पदार्थों का स्थानांतरण फ्लोएम ऊतक में एटीपी ऊर्जा के रूप में स्थानांतरण होता है। ठीक है, सुक्रोज जो होता है परासरण दाब को क्या करता है? बढ़ा देता है। ठीक है, अभी पढ़े हैं विसरण और परासरण। परासरण क्या होता है? कम से अधिक की ओर। ठीक है, परासरण क्या करता है? परासरण दाब को बढ़ा देता है, जिससे जल में फ्लोएम क्या होता है? प्रवेश कर जाता है। ठीक है, और यह दाब पदार्थों के फ्लोएम द्वारा कम दाब वाले ऊतकों की ओर ले जाता है। पदार्थों की आवश्यकता अनुसार पदार्थों का स्थानांतरण होता है। इतना लिखने की आवश्यकता नहीं है, आपसे एग्जाम में 2 नंबर क्वेश्चन आएगा। सीधे सीधे समझो कि स्थानांतरण क्या होता है? फ्लोएम द्वारा होता है, एटीपी ऊर्जा के रूप में होता है, सुक्रोज जैसे पदार्थों का होता है। ठीक है, तो फ्लोएम द्वारा स्थानांतरण एटीपी ऊर्जा के रूप में होता है, सुक्रोज जैसे विलेय पदार्थों को स्थानांतरण होता है, फ्लोएम ऊतक में होता है, एटीपी ऊर्जा प्राप्त करके स्थानांतरित कर देते हैं। ठीक है, ये सुक्रोज जो होता है, याद रखना, परासरण दाब को बढ़ा देता है, और परासरण दाब बढ़ाने से जल जो होता है फ्लोएम में प्रवेश कर जाता है। बस इतना याद रखना है। सुक्रोज जो होता है परासरण दाब को बढ़ा देता है, और परासरण दाब बढ़ाने से क्या करेगा? जल क्या पहुंच जाएगा? फ्लोएम में प्रवेश कर जाता है। जैसे एग्जांपल देते हैं, बसंत की ऋतु में क्या होती है? जड़ एवं तनों में, ऊतकों में संचित शर्करा, ग्लूकोज जो होता है जड़ एवं तनों में शर्करा, स्थानांतरण करके कलिकाएं, ऊपर जो होती है कलिकाएं, कलिकाओं में क्या होता है? वहां पे वृद्धि करने के लिए उसकी आवश्यकता होती है, तो उसके द्वारा क्या किया जाता है? स्थानांतरण किया जाता है। ठीक है, क्योंकि बसंत की ऋतु ही बसंत का ऋतु है, पत्तियां अपने क्या होती है? झड़ा देती हैं, तो उसको क्या चाहिए? खनिज ऊर्जा, जल की मात्रा आवश्यकता होती है। तो इसमें स्थानांतरण कैसे होगा? कलिकाओं द्वारा ऊतकों में संचित शर्करा जो ग्लूकोज होता है वहां तक पहुंचा दिया जाए, ताकि वो लोग क्या कर सके? सर्वाइव कर सके। ठीक है, ये है क्या है? स्थानांतरण। ठीक, ये एक बार एक क्वेश्चन आया हुआ है आपका झिल्ली का। ठीक है, हाँ, स्टोमेटा का। ठीक है, स्टोमेटा का चित्र 2 नंबर पूछा है। स्टोमेटा का नामांकित चित्र बनाइए। ठीक है, स्टोमेटा का नामांकित चित्र बनाइए। ठीक है, इसको बोलते हैं केंद्रक, इसको बोलते हैं स्टोमेटा छिद्र। ठीक है, इसको बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। ऐसे बना देना है, फूल टाइप का दिख रहा होगा, है ना। तो बीच वाले को क्या बोलेंगे? स्टोमेटा छिद्र। जो ये दिख रहा है ये इसका केंद्रक है। ठीक है, ये बीच में छोटा छोटा ऐसा डॉट 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 रहता है, इसे बोलते हैं कोशिका द्रव्य। ये दोनों अलग से, ये वाला है, ये वाला दिख रहा है, ये है गार्ड सेल। ठीक, और अंदर जो पाए जाते हैं इसके अंदर,
इसके अंदर जो पाया जाता है उसको बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। पत्तियों में क्या पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट, हरे रंग के हरित वर्णक। तो ये है, इसको लिख देना है, 2 नंबर आया हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। फोटो बना देना है फुल टाइप का, ये इस टाइप का है कुछ, बीच में केंद्रक हो जाएगा, ठीक। केंद्रक कोशिका द्रव्य, क्लोरोप्लास्ट जो डॉट डॉट होता है उसके अंदर, ऊपर वाले को गार्ड सेल बोलते हैं। 2 नंबर में आया हुआ है एग्जाम में, ठीक है। स्टोमेटा का नामांकित चित्र बनाइए 2 नंबर में। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं जंतुओं में परिवहन, ठीक है। अभी हम लोग क्या पढ़ा है? पौधों में। अब पढ़े हैं हम लोग जंतुओं में परिवहन। 2 प्रकार पढ़ना था, पौधों में परिवहन, जंतुओं में परिवहन। अब जंतुओं में मुख्यतः हम लोग किस में पढ़ना है? मानव का, मानव का परिवहन पढ़ता है। अब जंतुओं में परिवहन मुख्यतः मानव पढ़ेंगे, और मानव में परिवहन किस द्वारा होगा? रुधिर के द्वारा होगा। और रुधिर में कौन करेगा? रुधिर परिसंचरण तंत्र के द्वारा क्या होता है? परिवहन होता है, ठीक है। तो जंतुओं में भोजन तथा ऑक्सीजन और उत्सर्जी पदार्थों को रुधिर के द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाया जाता है, ठीक है। रुधिर के द्वारा क्या होता है? भोजन का परिवहन, ऑक्सीजन का परिवहन, और जितने भी उत्सर्जी पदार्थ होते हैं उसको रुधिर के द्वारा विभिन्न भागों तक क्या किया जाता है? पहुंचाया जाता है। इस प्रकार रुधिर का परिवहन किस द्वारा होता है? रुधिर का परिवहन रुधिर परिसंचरण तंत्र के द्वारा। रुधिर का परिवहन किस द्वारा होता है? रुधिर परिसंचरण तंत्र द्वारा, जिसके द्वारा अभी हम लोग आगे अध्ययन करने वाले हैं। जब हम लोग रुधिर यानी कि हृदय अध्ययन करेंगे तो वहां पे रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन करेंगे, ठीक है। अब हृदय वहां डिटेल पढ़ेंगे। यहाँ रक्त परिसंचरण तंत्र क्या होता है, इसकी खोज किसने की थी? विलियम हॉर्वे ने की थी। रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी? विलियम हॉर्वे ने। वनडे एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी, ठीक है। तो जंतुओं में परिवहन मुख्यतः रुधिर द्वारा होगा। रुधिर किसका परिवहन करेगा? भोज्य पदार्थों का, ठीक है, ऑक्सीजन का तथा उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन, ठीक, किस द्वारा होता है? रुधिर के द्वारा होता है, और शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचा दिया जाता है, ठीक है। और इसके किसके द्वारा होगा? रक्त परिसंचरण या रुधिर परिसंचरण तंत्र के द्वारा, ठीक है। रुधिर परिसंचरण तंत्र क्या है? रुधिर परिसंचरण क्या है? सबसे पहले तो इसकी खोज किसने की है? विलियम हॉर्वे ने की है। रुधिर वाहिनियां और हृदय की संरचना कार्य विधि का जो अध्ययन है उसी क्या बोलते हैं? रक्त परिसंचरण तंत्र। रुधिर वाहिनियां, ठीक, हृदय की संरचना और कार्य विधि, अभी जो हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, हृदय की संरचना एवं कार्य विधि का अध्ययन। ठीक है। रुधिर परिसंचरण तंत्र क्या है अगर पूछा तो रुधिर वाहिनियां और हृदय की संरचना और कार्य विधि का जो हम लोग अध्ययन करने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में, वही क्या है? रुधिर परिसंचरण तंत्र है। इसकी खोज किसने की थी? विलियम हॉर्वे ने की थी, ठीक है। ये 2 प्रकार का होता है, एक होता है खुला परिसंचरण तंत्र और एक होता है बंद परिसंचरण तंत्र, ठीक है। खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? जंतुओं में। एग्जाम्पल लेंगे कछुआ, है ना। कछुआ में क्या पाया जाता है? खुला परिसंचरण तंत्र। हमारे सिलेबस में क्या है? बंद परिसंचरण तंत्र। तो हम लोग क्या पढ़ना है? बंद परिसंचरण। मुख्यतः किसमें पढ़ना है? मानव में। हमारा सिलेबस में क्या लिखा हुआ है? मानव में। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे? बंद परिसंचरण तंत्र। याद रखना है मनुष्य का जो परिसंचरण तंत्र होता है बंद परिसंचरण तंत्र का उदाहरण होता है, ठीक है। हमारे शरीर में क्या होता है? बंद परिसंचरण तंत्र, ठीक है। और जिसमें पाया जाता है मनुष्यों में। और हमको क्या पढ़ना है? मनुष्य, मानव, ठीक। देखिए आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं रुधिर की संरचना, ठीक है। रुधिर की संरचना। रुधिर क्या है? रुधिर मतलब ब्लड। रुधिर क्या है? एक तरल संयोजी उत्तक है, ठीक है, टिश्यू, जो कि मानव शरीर में, मानव के व्यस्त शरीर में कितना होता है? 5.5 लीटर, ठीक है। मुख्यतः किसमें होता है? मनुष्य में होता है, क्योंकि जानवर में तो होगा नहीं। 5.5 लीटर क्योंकि हम लोग मनुष्य पढ़ रहे हैं, ठीक है। मानव के व्यस्त शरीर में 5.5 लीटर होता है। महिलाओं में कितना होता है? 4.5 से 5 लीटर, ठीक है। लगभग आधा लीटर खून की कमी होती है, ठीक। कभी कभी खून पीने का भी काम करते हैं, है ना, तो आधा लीटर यहाँ से कवर होता है, मजाक में, अन्यथा न ले, ठीक है। तो तरल संयोजी उत्तक है, क्या है? रुधिर। ये मानव के व्यस्त शरीर में कितना होता है? 5.5 लीटर, मनुष्यों में, मुख्यतः पुरुषों में,
छत्तीसगढ़ की महिलाओं में आप यहाँ पे डाल सकते हो कि मुख्यतः एनीमिया कमी होती है। एनीमिया कमी का मतलब रक्त की कमी कारण का होता है एनीमिया रोग होता है। तो आप यहाँ पे डाल सकते हो अगर करंट मतलब जोड़ना हो तो छत्तीसगढ़ में इसी की कमी कारण महिलाओं में एनीमिया रोग फैलता है। ठीक है, क्योंकि रक्त की कमी है। तो मुख्यतः कितना है 4.5 से 5.5 लीटर 5 लीटर महिलाओं में होता है। ठीक है, तो रुधिर की संरचना क्या है? रुधिर एक तरल संयोजी उत्तक है। मानव शरीर में व्यस्क मतलब जो एडल्ट होते हैं उनमें 5.5 लीटर खून पाया जाता है। और रुधिर के मुख्यतः कितने घटक हैं? 2। रुधिर के मुख्यतः 2 घटक, एक तो होता है रुधिर कणिकाएं और दूसरा होता है प्लाज्मा। ठीक है, प्लाज्मा जो होता है रुधिर का तरल भाग है, लिक्विड फॉर्म, और रुधिर कणिका क्या होता है? ठोस भाग होता है। ठीक है, अब इसके भी रुधिर कणिकाएं के 3 भाग पाए जाते हैं। रुधिर कणिका में 3, अभी तो इसको अध्ययन करेंगे। यहाँ से रुधिर कणिकाएं से ना बड़े क्वेश्चन आए हुए एग्जाम में। ठीक है, रुधिर कणिकाएं से 4 या 8 मार्क्स में आएगा, जब भी आएगा तो। ठीक है, 2 नंबर में आएगा तो तोड़ तोड़ के आएगा अलग से। ठीक है, और अगर बड़े क्वेश्चन में आएगा तो तोड़ तोड़ के नहीं, एक साथ आएगा। ठीक है, तो रुधिर कणिकाएं क्या है? तो पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा? रुधिर की संरचना। रुधिर क्या है? एक तरल संयोजी उत्तक है। ठीक है, मानव के शरीर में 5.5 लीटर होता है, पुरुषों में मुख्यतः होता है। ठीक है, एडल्ट में। महिलाओं में कितना होगा? आप लिख सकते हो 4.5 से 5 लीटर। ठीक, रुधिर के घटक क्या हैं? 2। एक होता है रुधिर कणिकाएं और होता है प्लाज्मा। प्लाज्मा जो होता है रुधिर का तरल भाग होता है, जबकि रुधिर कणिकाएं क्या होती है? ठोस भाग होती है। अब ये कितने भाग होते हैं? इसके भी 3 भाग हैं। किसके? रुधिर कणिकाएं के। रुधिर कणिकाएं के मुख्यतः कितने भाग होते हैं? 3 भाग। 3 में कौन कौन सा है? एक है आरबीसी, रेड ब्लड कॉर्पल्स, लाल रक्त कणिकाएं। डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड कॉर्पल्स, इसको बोलते हैं श्वेत रक्त कणिकाएं। और एक होता है ब्लड प्लेटलेट्स। ठीक है, ये 3 भाग होते हैं। 2 नंबर में अलग से पूछ सकता है कि रुधिर कणिकाएं क्या है? तो रुधिर कणिकाएं क्या बोलेंगे? रुधिर का एक भाग है ना, जो कि ठोस रूप में होता है। ठीक है, इसके 3 भाग पाए जाते हैं, या इसमें 3 भाग हैं। एक होता है श्वेत रक्त कणिकाएं, लाल रक्त कणिकाएं और रक्त प्लेटलेट्स। ठीक है, अब इसका वैज्ञानिक नाम भी है। ठीक है, रेड ब्लड कॉर्पल्स, यानी कि लाल रक्त कणिकाएं। इसको क्या बोलते हैं? एरिथ्रोसाइट। ठीक है, नाम क्या है? एरिथ्रोसाइट। व्हाइट ब्लड कॉर्पल्स, इसको क्या बोलते हैं? श्वेत रक्त कणिका। इसको क्या बोलते हैं? ल्यूकोसाइट। नेक्स्ट है प्लेटलेट्स, इसको क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोसाइट। ठीक है, कंफ्यूजन होता है एग्जाम में। ठीक है, रेड ब्लड कॉर्पस क्या बोलते हैं? एरिथ्रोसाइट। RAWLPT, RAWLPT। RA मतलब रेड, रेड में क्या आएगा? एरिथ्रोसाइट। W में ल्यूकोसाइट, और PT मतलब थ्रोम्बोसाइट। P से प्लेटलेट्स और T फॉर थ्रोम्बोसाइट। एग्जाम में टाइम नहीं रहता सोचने का, तो अभी से आप क्या करो, उसको बना लो। आप अपना ट्रिक बना लो या किसी का अडॉप्ट कर लो, जिसका आपको अच्छा लगता है। ठीक है, क्योंकि वहां पे अगर सोचे, पेपर 4 ऑलरेडी क्या है? वॉश सिलेबस है। ठीक है, अगर इसको लिखोगे तो ज्यादा नंबर मिलेगा। लिखने के लिए सब लिखेंगे, लाल रक्त कणिका है, श्वेत रक्त कणिका है। ठीक है, इसका वैज्ञानिक नाम है। तो एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट और थ्रोम्बोसाइट। ठीक है, ये याद रखना है एग्जाम में, उसको लिखना है। इसे क्या बोलते हैं? एरिथ्रोसाइट कहते हैं, इसे ल्यूकोसाइट कहते हैं, इसे थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। ठीक है, RAWLPT। RA मतलब एरिथ्रोसाइट, WL मतलब ल्यूकोसाइट, और PT प्लेटलेट्स मतलब T फॉर थ्रोम्बोसाइट। ठीक है, अब देखते हैं एक साथ अंतर पढ़ेंगे इसमें। ठीक है, चलिए, अगर एक साथ अगर एग्जाम में आता है कि लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं और प्लेटलेट्स में अंतर बताइए, या अलग से क्वेश्चन पूछ सकता है, 2 नंबर 4 नंबर, एक साथ आएगा तो 8 नंबर में आएगा। ठीक है, तो इसका ऐसे लिख दिया हूँ जगह पे। ठीक है, या एग्जाम में आपको बुक में से दिए, मेरे को थ्योरी मिला होगा, हम उसको तोड़ के बना दिए। पहले याद रखना है लाल रक्त कणिकाएं, ये क्या होता है? केंद्रक विहीन होता है। बाकी सब क्या होगा? केंद्रक युक्त होगा। ठीक है, सॉरी, ये केंद्रक युक्त होता है। बाकी दोनों क्या होंगी? लाल रक्त कणिकाएं और प्लेटलेट्स क्या होंगी? केंद्रक विहीन होंगी। ठीक है, कौन कौन से केंद्रक विहीन है? लाल और प्लेटलेट्स। ठीक, बीच वाला यानी कि श्वेत रक्त कणिका क्या होता है? केंद्रक युक्त होता है। इसमें लाल रंग कैसे पाया जाता है?
हीमोग्लोबिन वर्णक के पाए जाते हैं। ठीक है, एक हीमोग्लोबिन नामक वर्णक पाता है, हीम प्लस ग्लोबिन से बना है, हीम प्लस ग्लोबिन से बना है। हीम यानी कि इसमें क्या पाता है, लोहा, मुख्यतः क्या होता है, लोहा। अभी हम लोग पढ़े थे आयरन रोग, एनीमिया रोग। एनीमिया रोग किस कमी में होता है, आयरन कमी से। और खून में क्या पाया जाता है, आयरन। और देखना जब लोहे में पानी पड़ जाता है तो क्या होता है, रंग क्या होता है, थोड़ा सा हल्का लाल टाइप का चित्ती पड़ जाता है ना, इसी वजह से इसका रंग क्या होता है, लाल। ठीक है, तो हीम मतलब लोहा, हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है, आयरन, आयरन मतलब लोहा, और लोहे हेमाटाइट। ठीक है, और लोहे में जब अगर तरल पदार्थ पड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, उसका रंग हल्का लाल, चित्ती पड़ जाता है। चित्ती का रंग क्या होता है, लाल रंग का होता है। तो लाल रंग किसको पड़ा होता है, हीमोग्लोबिन वर्णक कारण। अब हीमोग्लोबिन का काम क्या है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का वाहक, यानी कि क्या करता है, हमारे शरीर में ऑक्सीजन को लेके जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को लेके आता है, Hb+O2, अभी पढ़ेंगे आगे। ठीक है, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को लेके जाता है, ऑक्सीजन को छोड़ देता है, और वहां से जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसको लेके आता है और वापस क्या करता है, छोड़ता है हृदय में, किसके लिए, खूनों के ऑक्सीजन परिवहन काम करता है। ठीक है, इसकी कमी से क्या होता है, एनीमिया रोग। अब एनीमिया रोग किस कमी में होता है, आयरन कमी से। ठीक है, इसका जीवन काल कितना होता है, 120 दिन, याद रखना है। ठीक है, जीवन काल कितना होता है, 120 दिन। रुधिर के 40 से 45%, ब्लड का 40 to 45% भाग क्या होता है, एरिथ्रोसाइट, यानी कि लाल रक्त कणिकाएं। ठीक, नेक्स्ट है प्लेटलेट्स। ये क्या होता है, बड़ी होती है और केंद्रक युक्त होती है। एक ही जो है जिसमें केंद्रक पाया जाता है, कौन सा है, व्हाइट ब्लड कॉर्पस, श्वेत रक्त कणिकाएं। ठीक है, ये क्या होती है, अब देखो सफेद है, सफेद क्या होता है, क्यों होता है, कि उसका कोई रंग नहीं होता। ठीक है, इसलिए ये रंगहीन कणिकाएं हैं। ठीक है, रंगहीन, ये भी रंगहीन है क्योंकि देखो इसमें हीम वर्णक पाया जाता है, लोहा पाया जाता है, और लोहा कारण क्या हो रहा था, ये रंग लाल होता है, इसमें कोई वर्णक ही नहीं पाया जा रहा है, इसलिए क्या होगा, ये रंगहीन होगा। और थ्रोम्बोसाइट भी रंगीन हो, केवल हीमोग्लोबिन ही क्या होता है, लाल रंग का पाया जाता है। हाँ, ये इसका काम क्या है, इसका कार्य लिख लो। ठीक है, अलग से पूछ सकता है कि श्वेत रक्त कणिकाओं के कार्य बताइए। तो श्वेत रक्त कणिकाओं का काम क्या है, हानिकारक जीवाणुओं एवं मृत कोशिकाओं, जैसे हमारे शरीर में कोई चोट पड़ जाता है, ठीक है, तो कोशिका क्या होती है, डेड हो जाती है, उसका भक्षण कर लेती है और उसे क्या करती है, नष्ट कर देती है, और फिर वहां पे क्या होता है, नए कोशिका आ जाते हैं, नए सेल्स जम जाते हैं। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, शरीर का सुरक्षा गार्ड भी कहा जाता है, क्योंकि क्या करता है, ये शरीर को हमको रोगों से रक्षा दिलाता है। ठीक है, इसकी आयु कितना होता है, 4 दिन, इसका होता है 120 दिन, इसका आयु काल, जीवन काल होता है 4 दिन। ठीक है, घाव चोट लगता है तो क्या होता है, सूख जाता है, और सेल क्या होता है, डेड हो जाता है, और उसको क्या होता है, बाद में फिर सूख के बाहर निकल जाता है वो। ठीक है, छूट जाता है, ठीक, फिर नए सेल बन जाते हैं वहां पे। तो वो किसके कारण होता है, व्हाइट ब्लड कॉर्पस, श्वेत रक्त कणिकाओं के कारण। ये बड़ी केंद्रक युक्त कोशिका है, इसमें रंगहीन कणिकाएं पाई जाती हैं। हानि किसका काम क्या है, कार्य आ जाएगा अलग से, तो हानिकारक जीवाणुओं एवं मृत कोशिकाओं का भक्षण कर देना, भक्षण मतलब करके समाप्त कर देना, और इसे इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, शरीर का सुरक्षा गार्ड करते हैं। क्यों करता है, क्योंकि रोगों से रक्षा करता है हमारे शरीर में। तो ये 2 कार्य हो गए, पहला कार्य इसको लिख सकते हो आप, शरीर का हमको रोगों से रक्षा करता है। ठीक है, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, शरीर का सुरक्षा गार्ड करते हैं 2 नंबर में। ठीक है, इसका आयु काल कितना होता है, 4 दिन। नेक्स्ट है आपका ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट क्या है, बड़ी कणिकाएं। ठीक है, ये भी क्या है, बड़ी, ये केंद्रक युक्त है, इसमें केंद्रक नहीं है, देखो केंद्रक विहीन है, बड़ी कणिका है लेकिन केंद्रक विहीन है, ये बड़ी कणिका है लेकिन केंद्रक युक्त है। दोनों में अंतर हुआ, श्वेत रक्त कणिका में बड़ी कणिका है लेकिन केंद्रक युक्त है, ये बड़ी कणिका है लेकिन केंद्रक विहीन है। ठीक है, ये कैसी होती है, गोल और रंगहीन। ठीक है, बनता कहाँ है, ये लाल अस्थि मज्जा में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, लाल अस्थि मज्जा में पाया जाता है। इसका काम क्या है, रुधिर का थक्का जमने में सहायक। रुधिर में यानी कि ब्लड में जब हम लोग का जब कटता है कोई चीज तो क्या होता है, प्लॉट बन जाता है, एक में प्रोटीन होता है, उसका नाम क्या है, फाइब्रिनोजन। किससे कारण होता है, फाइब्रिनोजन। रुधिर का थक्का जमने में सहायक प्रोटीन फाइब्रिनोजन कारण क्या होता है, ये थक्का जमाता है। ठीक है, इसका काम क्या है, थ्रोम्बोसाइट यानी प्लेटलेट्स
का काम क्या है, रक्त का थक्का जमने में सहायक है, इसका कार्य है ये, ठीक है। रुधिर का थक्का जमने में सहायक है, और रुधिर का थक्का जमने में सहायक प्रोटीन कौन सा होता है, फाइब्रिनोजन, ठीक है। तो फाइब्रिनोजन क्या होता है, रुधिर का थक्का जमने में सहायक है। ये 8 नंबर में एक बार आ सकता है, इसलिए मैंने इसको लिख के रखा भी है, ठीक है। इसका नोट्स आप लोगों को मैं प्रोवाइड कर दूंगा ग्रुप में। ठीक है, जब इसको आएगा, जब ये आएगा तो इसको कैसे लिखना है, देखो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, ठीक है। पहला लिखना है केंद्रक, आधार, यहां क्या लिखेंगे, आधार, पहला लिखेंगे केंद्रक, ठीक है, लिखने का तरीका बता रहा हूं। दूसरा लिखेंगे रंग, तीसरा लिखेंगे आपका आकार, नेक्स्ट लिखेंगे एचबी वर्णक, ठीक है। इसके बाद लिखेंगे कार्य, ठीक। ये आधार है, इस आधार पर क्या करना है आपको एग्जाम में लिखना है, ठीक है। जैसे केंद्रक, इसमें क्या होगा, आरबीसी में केंद्रक होगा, नहीं होगा, तो केंद्रक यहाँ क्या होगा, विहीन या नहीं पाया जाता, उससे अच्छा लिखो केंद्रक विहीन, ये साइंस की भाषा है। दूसरा डब्ल्यूबीसी पाया जाता है, तो केंद्रक युक्त, आपने लिख दिया यहाँ पे, देखो यहाँ पे एग्जाम में बार बार वही चीजें लिखना है, केंद्रक विहीन, यहाँ पे केंद्रक लिखा, आपने लिख दिया विहीन, मतलब वो समझ गया चेक करने वाला कि क्या कर रहे हैं वो, आप बता रहे हो कि इसमें केंद्रक विहीन है, ठीक है। केंद्रक विहीन ये क्या है, केंद्रक युक्त, ठीक है। इसमें भी क्या है, प्लेटलेट्स पाया जाता है क्या, केंद्रक नहीं पाया जाता, ये भी क्या होगा, केंद्रक विहीन होगा, ठीक है। अब यहाँ पे लिखोगे केंद्रक नहीं पाया जाता, टाइम वेस्ट होगा, समय बचाना है, अपने क्या करना है, ये केंद्रक विहीन, केंद्रक युक्त, केंद्रक विहीन। दूसरा रंग, ये कौन से कलर का होता है, लाल रंग का, ठीक है, लाल रंग का होता है, ठीक है। और ये क्या होता है, डब्ल्यूबीसी रंगहीन होता है, ये भी क्या होता है, रंगहीन होता है, ठीक। इसका आकार, आरबीसी का जो आकार होता है डिस्क के आकार का होता है, डिस्क ऐसा होता है ना, ऐसा डिस्क, बीच में थोड़ा चपटा टाइप का रहता है, देखो डिस्क मतलब कि वो जो प्लेट होता है, प्लेट सीडी, बीच में क्या चपटा होता है ना, तो डिस्क आकार का होता है। डब्ल्यूबीसी जो होता है अनियमित, इसका कोई आकार नहीं होता, ये नया चीज मिला होगा, ठीक है। डब्ल्यूबीसी का आकार होता है अनियमित, ठीक है। और ब्लड प्लेटलेट्स का आकार होता है गोल, ठीक, आधार आकार रखना। आरबीसी जो होता है डिस्क आकार का होता है, ऐसे चपटे टाइप का होता है, और डब्ल्यूबीसी का आकार होता है अनियमित, और प्लेटलेट्स का आकार होता है गोल, ठीक है। कार्य क्या है, सॉरी इसमें एचबी वर्णक, आरबीसी में क्या होगा, एचबी वर्णक पाया जाता है, इसमें नहीं पाया जाता, इसमें नहीं पाया जाता, ठीक है। कार्य क्या है, इसकी कमी से, सॉरी पूरे शरीर में फेफड़ों में से ऊतकों तक, शरीर में फेफड़े से ऊतक तक कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का परिवहन करने काम करता है। पूरे शरीर में फेफड़े से लेकर के ऊतक तक क्या करता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का परिवहन करने काम करता है, ठीक है। इसके अलावा कार्य होता है बफर के रूप में, देखो कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन का परिवहन कर रहा है, और दोनों के बीच में क्या कर रहा है, ये बफर के रूप में लिख सकते हो, बफर के रूप में काम करता है, ठीक है। दो चीजों के बीच में होता है, उसको क्या बोलते हैं, बफर जोन बोलते हैं ना, बफर जोन समझते हो, दोनों के बीच में होता है, जैसे हम दोनों के बीच में क्या है, कैमरा, ठीक है, बफर जोन है, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन का परिवहन करता है, कहाँ से, फेफड़े से लेकर के ऊतक तक, ये शरीर में क्या है, टिश्यू है, टिश्यू से मतलब हमारे फेफड़े से लेकर आ रहा है ऊतक तक, क्या कर रहा है, कार्य इसका एचबी का काम, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन का परिवहन करने काम करता है, इसीलिए इसका बोलते हैं बफर के रूप में काम करता है, ठीक है। डब्ल्यूबीसी काम क्या है, ये शरीर को संक्रमण और आघातों से रक्षा करता है, संक्रमण प्लस आघात से रक्षा, इसीलिए क्या बोलते हैं इसको, सुरक्षा गार्ड, शरीर का क्या बोलते हैं इसको, सुरक्षा गार्ड कहते हैं, ठीक है। क्यों कहते हैं, क्योंकि संक्रमण और आघात से रक्षा करता है। नेक्स्ट है ब्लड प्लेटलेट्स, ये क्या करता है, रक्त का थक्का जमने में सहायक है, रक्त का
रक्त का थक्का जमने में सहायता करता है। और ये किसकी सहायता करता है? फाइब्रिनोजन। ठीक है, ठीक। इसके अलावा हम लोग पीछे पढ़े थे कि लाल अस्थि मज्जा में पाई जाती है, लिख सकते हो कहाँ पाई जाती है, तो इसमें लास्ट में विशेष करके एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। हाँ, जीवन काल इसका 120 दिन होता है, जीवन काल इसका 120 दिन, इसका 4 दिन। ठीक है, इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, 7 दिन। जीरो 7 डे। ठीक है, 120 डे, 4 दिन, 120 दिन, 4 दिन और 7 दिन पाया जाता है। ठीक है, जीवन का। हाँ, प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स ये हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? प्लेटलेट्स। इस तरीके से आप लिख सकते हो, मतलब ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको जैसे बुक में दिया वैसे लिखना है, आप अपने हिसाब से लिख सकते हो। पूछेगा कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के बीच में अंतर बताइए, तो कम समय में ज्यादा अच्छा कैसे बनाया जा सकता है, ऐसे लिख करके। ठीक है, इसका जीवन काल यहाँ पे लिख सकते हैं, 5वां 6वां है, ये 6वां जीवन काल है। इसके अलावा एक और पॉइंट बात करते हैं, रोग। ठीक है, चाहे विशेष लिख सकते हो अलग से कि इसी कमी से एनीमिया रोग होता है, अलग से लिख सकते हो, तो बाकी में तो इसी कमी से क्या होता है? एनीमिया रोग होता है। ठीक है, लिख देता हूँ 7 दिन। ठीक, समझ में आ जाएगा ऐसे लिखने। एग्जाम में 8 नंबर में लिखेगा, 8 में कितना मिलेगा? 6, 7 से कम नहीं मिलेगा। ठीक है, आपने 6 पॉइंट, 7 पॉइंट विशेष आप एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो है इसमें लिख दो। यहाँ पे भी लिख दो कि ये लाल अस्थि मज्जा में पाई जाती है, विशेष। ठीक है, एक टॉपिक डालेंगे विशेष, इसमें डाल देंगे ऐसे विशेष, जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है उसको नीचे लिखना है। ठीक है, ये ऐसा लिखना है। इसमें क्या मिलेगा आपको? 7 नंबर, 6 नंबर आराम से ऐसा मिल सकता है। ठीक, अलग से आएगा तो भी आपको इसको बना सकते हो। केंद्रक विहीन है, रंगहीन पाई जाती हैं, गोल होती हैं। ठीक है, इसमें कोई वर्णक नहीं पाया जाता, रक्त का थक्का जन्म सहायक है। ठीक है, जीवन काल 7 दिन होता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग प्लाज्मा। अभी हम पढ़े थे रक्त कणिका, नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं प्लाज्मा। प्लाज्मा जो होता है क्या होता है? तरल भाग होता है। रुधिर का क्या है? तरल भाग है। ठीक है, रुधिर का तरल भाग है। ये क्या होता है? रुधिर का आयतन का 55%, अभी हम लोग पढ़े थे 40 to 45% क्या होता है? लाल रक्त कणिका है। ठीक है, 55% क्या है? प्लाज्मा पाया जाता है। इसमें भी 90 से 92% क्या होता है? खाली पानी होता है। ठीक है, 6 to 8% क्या होता है? प्रोटीन होता है, और शेष में अन्य पदार्थ पाए जाते हैं। ठीक है, अच्छा ये भी याद रखना कि रक्त जो होता है, रक्त शरीर के भाग का 7%। ठीक है, रक्त शरीर के 7% लगभग, हाँ, उसमें रक्त। तो रुधिर का आयतन 55% होता है। रुधिर का आयतन 55% होता है, इसमें 90 से 92% पानी होता है। ठीक है, 6 to 8% प्रोटीन होता है, इसमें 6 अन्य पदार्थ पाए जाते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें क्या आता है? एक प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या है? रक्त का तरल भाग है। इसमें क्या क्या होता है? खनिज का परिवहन, खनिज लवण का परिवहन, ग्लूकोज का परिवहन, अमीनो अम्ल का परिवहन, प्रोटीन, हार्मोन, पचित भोज्य पदार्थ एवं उत्सर्जित पदार्थ पाए जाते हैं। इसमें क्या क्या पाया जाएगा प्लाज्मा में? खनिज, लवण, ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, प्रोटीन, हार्मोन, भोज्य पदार्थ, उत्सर्जित पदार्थ पाए जाते हैं। लिखोगे अपने मन से आएगा, लिख देना खनिज, लवण, उत्सर्जित पदार्थ, भोज्य पदार्थ। ठीक है, हार्मोन, प्रोटीन आदि पाए जाते हैं। ठीक है, अब ये एग्जाम में आया हुआ है ये वाला, प्लाज्मा किसे कहते हैं और सीरम किसे कहते हैं। ये लास्ट टाइम एग्जाम में आया हुआ है। सीरम क्या है? ठीक है, 2 नंबर में, 2 नंबर में। ठीक है, 2 नंबर में। ठीक है, तो सीरम क्या है, प्लाज्मा क्या है? ठीक है, तो प्लाज्मा क्या है? एक तरल संयोजी भाग है रुधिर का, जो कि क्या होता है? रुधिर का आयतन का 55% होता है। इसमें लिख देंगे 90 to 92% पानी होता है, 6 to 8% प्रोटीन होता है, शेष अन्य पदार्थ होते हैं। ठीक है, इतना लिख दो चल जाएगा, उतना लिखने की आवश्यकता नहीं है। ग्लूकोज, अमीनो अम्ल है, उतना लिख देंगे। 90% पानी, 6 to 8% प्रोटीन, शेष अन्य पदार्थ। अन्य पदार्थ में क्या क्या आते हैं? अन्य पदार्थ में आता है हार्मोन,
अपचित भोज्य पदार्थ, लवण, अमीनो अम्ल इत्यादि। ठीक है, देखो रुधिर प्लाज्मा से थक्का जमने में सहायक प्रोटीन कौन होता है? फाइब्रिनोजन। अभी अपन पढ़े हैं थक्का जमने में सहायक प्रोटीन क्या है? थक्का जमने में सहायक प्रोटीन, थक्का जमने में सहायक प्रोटीन कौन है? फाइब्रिनोजन। तो रुधिर प्लाज्मा से थक्का जमने में सहायक प्रोटीन फाइब्रिनोजन को निकाल देंगे, तो माइनस मतलब निकाल देंगे, तो बचेगा क्या? शेष बचे पदार्थ को क्या बोलते हैं? सीरम। ठीक है, यही लिखना था एग्जाम में। रुधिर प्लाज्मा से थक्का जमने में सहायक प्रोटीन फाइब्रिनोजन को निकाल देने के पश्चात शेष बचे पदार्थ को क्या बोला जाता है? सीरम कहते हैं। यह रुधिर का आयतन कितना होता है? 55% होता है। सीरम भी देखो रुधिर का आयतन, रुधिर मतलब ब्लड का 55% का होता है, सीरम होता है। ठीक है, इसमें 90 to 90%, अच्छा ये सीरम है, रुधिर का आयतन का ये सीरम है ना, हम सीरम की बात कर रहे हैं। तो रुधिर के आयतन का 55% होता है, 90 to 90% सब पानी होता है, 6 to 8% प्रोटीन होता है और अन्य पदार्थ रहते हैं। ठीक है, हाँ प्लाज्मा, सॉरी उल्टा लिख दिया मैं, ठीक है ना। ठीक, तो सीरम क्या है कि रक्त का थक्का जमने में सहायक प्रोटीन प्लाज्मा से फाइब्रिनोजन, रक्त का थक्का जमने में सहायक प्रोटीन फाइब्रिनोजन निकाल देते हैं, भाग क्या बोलते हैं हम लोग? सीरम। ठीक है, और यह रुधिर का आयतन का 55% होता है। ठीक है, ये अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट रुधिर के काम, ये समझ में आ गया? ठीक है, तो प्लाज्मा क्या है? सीरम प्लस फाइब्रिनोजन। ठीक है, फाइब्रिनोजन क्या है? रक्त का थक्का जमने में सहायक प्रोटीन। तो जब रक्त का थक्का जमने में सहायक प्रोटीन फाइब्रिनोजन को निकाल देंगे, ठीक है, तो उससे बचे हुए भाग को सीरम कहते हैं। यही 2 नंबर में आया हुआ था। ठीक है, पिछले 2023 में। नेक्स्ट रुधिर के काम, ये एक बड़े क्वेश्चन में 4 नंबर में 2 नंबर में पूछ सकता है। ठीक है, तो रुधिर का काम क्या है? परिवहन करना। रुधिर का काम क्या है? परिवहन। अब किस किस का परिवहन करेगा? ऑक्सीजन का परिवहन HbO2 के रूप में। ठीक है, देखो हमारे फेफड़े से लेके जाएगा ऑक्सीजन लेकर के, और ऊतक में जाकर क्या करेगा? Hb प्लस O2 छोड़ देगा, O2 छोड़ देगा, और रक्त क्या करेगा? फिर वापस आ जाएगा। ठीक है, और कैसे आएगा? वहां से कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के, तो कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन Hb उधर से क्या करेगा? CO2 को लेगा, फिर ला के क्या करेगा? यहाँ पे Hb CO2 को छोड़ देगा, फिर से फेफड़ा पे क्या होगा? साफ होने करने के लिए। तो ऑक्सीजन का परिवहन, इसको लिखना नहीं है, मैं समझाने के लिए बोल रहा था। ठीक है, लिख मत देना। ठीक है, एग्जाम में आएगा उसका लिखना है। रुधिर का काम क्या है? परिवहन करना। परिवहन मुख्यतः इसका काम क्या होता है? परिवहन करना। ऑक्सीजन का परिवहन, कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन, पोषक पदार्थों का परिवहन, उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन, हार्मोन का परिवहन या हार्मोन का ऊपर नियंत्रण। ठीक है, हार्मोन का परिवहन, शरीर के ताप का नियंत्रण करता है। इसके अलावा रुधिर का थक्का जमने में सहायक करता है। रुधिर का थक्का जमने में सहायक, अन्य में थक्का जमने में सहायक, थक्का जमने में क्या करता है? ये सहायता करता है। इसके अलावा बीमारी से लड़ने और संक्रमण से रक्षा करता है, घाव भरने काम करता है। ठीक है, इत्यादि जो मन में आए बाकी लिख सकते हैं। अन्य में रुधिर का थक्का जमने में सहायक करता है, घाव भरने में सहायक करता है, बीमारी से लड़ने में सहायक करता है। ठीक है, संक्रमण से रक्षा करता है। ठीक, इत्यादि। ये मुख्यतः 2 या 4 नंबर पूछेगा। तो ऑक्सीजन का परिवहन, कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन, उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन, पोषक पदार्थों का परिवहन, हार्मोन का परिवहन। ठीक है, या हार्मोन का नियंत्रण भी लिख सकते हो। शरीर का ताप नियंत्रण, रक्त का थक्का जमने में सहायता करता है। ठीक है, ठीक, जल्द का संतुलन बनाता है। जो भी अन्य में आपको याद आए। ठीक है, मेनली शुरुआत में इसको लिखना है। ठीक है, पॉइंट डाल के 1 2 3 4 5 अन्य में डालकर जो भी आपको समझ आएगा लिख देना। ठीक है, तो ये रुधिर के काम है। 2-4 में पूछ सकता है। आगे हम लोग कल जो पढ़ेंगे धमनी और शिरा, और उसके बाद हृदय। ठीक है, इसका एक चैप्टर होगा। उसके बाद क्या होगा? आपका परिवहन, पहला जो हमारा सिलेबस हो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। और आप सभी की जो ऑनलाइन देख रहे हैं, आप लोग के लिए एक पेपर 4 का कंप्लीट स्ट्रेटजी वीडियो
आएगा। हमारा पेपर 4 का टेस्ट हो चुका है और हम लोग जैसे मैं बताया था कि हर पेपर के बाद उसका एक कंप्लीट स्ट्रेटजी वीडियो आपको यूट्यूब में देखने को मिलेगा। पेपर 3 जैसे कि मैंने बताया था उसमें आप लोगों ने बहुत इंटरेस्ट और रुचि दिखाया और बहुत लोग उसको देखे, उनको फायदा भी हुआ। तो ऐसे ही आपको सभी पेपर का एक कंप्लीट स्ट्रेटजी वीडियो मिलेगा। जुड़े रहिए हमारे से, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।